चलो भाई। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। मतलब आर ओ आई वर्सेस आर आई के डिवीजन को किस बेस पे आप परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। सही। लेंस को सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। तो उमर, रिक्वायरमेंट। Calculate the return on investment ROI for each division for the year ended 30th November 2026, हम्म। ensuring that the basis of the calculation make it suitable measure for assessing the division's manager performance. मतलब हमें एक तो आर ओ आई कैलकुलेट करके देना है दोनों डिविजन्स का। हम्म, सेकेंडली वो कैसा हो, वो कंट्रोलेबल आर ओ आई हो। मतलब जिसकी बेस पे आप उनको असेस कर सकते हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर इंक्लूडेड है। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट। Explain why you have included or excluded certain items in calculating the ROIs in Part A, stating any assumption you have made. तो उसमें हमने कोई चीज़ हटाई हो या ऐड की हो एडिशनल, तो उनके हटाने या निकालने के, या मतलब कोई चीज़ एक्सक्लूड करने या इंक्लूड करने का जो रीज़न वो हमसे पूछ रहे हैं। उसके बाद Briefly discuss whether it is appropriate to treat each of the division of Lensco as investment centers. सही है, 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है तो ब्रीफली ही डिस्कस करना है। ब्रीफली मतलब बहुत छोटा सा, कंसाइज्ड। तो हमें Say, बताना है कि वो दोनों डिविजन इन्वेस्टमेंट सेंटर हो सकती हैं या नहीं। और आखिरी, discuss the problems involved when using ROI to measure the manager's performance. अब ये बिल्कुल देखो रहे हो, टेक्स्ट बुक वाली बातें हैं कि एक Hmm. मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आर ओ आई में क्या मसले हो सकते हैं, आर ओ आई क्यों एक सूटेबल मेजर नहीं हो सकता एक मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। Yes. एक सेकंड रुकना। चलो स्टार्ट करो। एक सेकंड। ये कैपलान में नहीं है क्या? ये कैप्लन में। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। उमर, रीड इट। रुको 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 रुको, सॉरी। देखो, दो डिवीजन है लेंसको के पास, एक फोटोग्राफिक डिवीजन, दूसरी ऑप्टोमेट्री डिवीजन। दोनों डिविजन्स के जो मैनेज, एक ऑब्वियसली उसको कोई मैनेजर होगा, एंड देन सेकेंडली दोनों डिविजन इस वक्त इन्वेस्टमेंट सेंटर ट्रीट की जाती हैं। मतलब दोनों डिविजन्स को आप प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे जज कर रहे हो। ठीक है। सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेस पे जज कर रहे हो। टोटल 4 टाइप के सेंटर्स होते हैं ना, 4-5। एक क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, उसमें सिर्फ कॉस्ट देखते हो आप। एक होता है रेवेन्यू सेंटर, उसमें आप सिर्फ रेवेन्यू देखते हो। एक होता है प्रॉफिट सेंटर, उसमें आप कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों देखते हो। इन शॉर्ट आप प्रॉफिट देखते हो। और आखिरी द मैक्सिमम वन, लाइक द लास्ट ऑप्शन जिसमें सब कुछ आ जाता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर। इसमें आप रेवेन्यू, कॉस्ट, उससे जो प्रॉफिट बन रहा है वो, और देन वो प्रॉफिट इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है वो, ये सब आप देख रहे हो। ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं। आगे। सही है, तो दोनों डिवीजन के जो मैनेजर्स हैं वो 15,000 तक का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं अपनी ऑथराइजेशन पे। उससे ऊपर के लिए उनको हेड ऑफिस का अप्रूवल चाहिए। देन
सही है। तो ड्यूरिंग द ईयर हेड ऑफिस ने डिवीजन पी के लिए एक डिसीजन लिया। हेड ऑफिस ने क्या किया, उनका एक इक्विपमेंट सेल कर दिया और उसकी जगह रिप्लेस किससे कर दिया, टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट से। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू क्लोज वन ऑफ डिवीजन ओज फैक्ट्री इन अ कंट्री विच डीम टू बी पॉलिटिकली अनस्टेबल। उन्होंने डिवीजन ओ का एक फैक्ट्री भी बंद कर दी जो कि एक अनस्टेबल कंट्री में थी, पॉलिटिकली एक कंट्री अनस्टेबल थी, तो उन्होंने बंद कर दिया। किसने बंद किया, डिवीजन ओ के मैनेजर ने या हेड ऑफिस ने? हेड ऑफिस ने। विद द इंटेंशन टू ओपनिंग अ न्यू फैक्ट्री एल्सवेयर इन द फॉलोइंग ईयर। और उनकी ये इंटेंशन है कि किसी अगले साल किसी अच्छी कंट्री में फैक्ट्री खोल लेंगे। फातिमा समझ आ रहा है यहाँ तक? ओके देन उमर रीड। सही है। तो दोनों दोनों डिविजन्स जो हैं ओवरसीज कस्टमर्स के साथ ट्रेड करती हैं और उनको 60 डेज क्रेडिट देती हैं ताकि सेल्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रेडिट पे ले लें सामान। लेकिन होता क्या है, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है इतने टाइम में, तो मोस्टली इनको 60 डेज के टाइम के बाद फिर जब पेमेंट हो रही होती है तो एक्सचेंज गेन या लॉस हो रहा होता है। सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस पूरी कंपनी का 12% है, इंटरेस्ट रेट इन शॉर्ट यू कैन से। उसके बाद ये फॉलोइंग डेटा हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये एक तरीके की हमें दी हुई है पीएनएल। यस, ये हमें पीएनएल दी हुई है दोनों डिविजन्स की। अब सबसे पहले रेवेन्यू आ गया और फिर इक्विपमेंट सेल करने पे अगर कोई रेवेन्यू आया, गेन आया, तो वो हो गया, जो कि सिर्फ डिवीजन पी में था, डिवीजन ओ में नहीं था, क्योंकि डिवीजन पी की एक सेल की थी ना इक्विपमेंट, जिसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट से चेंज किया था, रिप्लेस किया था। ऐसे ही दोनों के लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट के बारे में हमें कुछ बताया हुआ है नीचे, इस पे स्टेरिक लगा हुआ है, मीन्स नीचे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। तो ये इन कंपनीज दोनों डिविजन्स का ट्रेडिंग प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, जो आपके ऑपरेशंस से जनरेट हो रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यू कैन से। उसके बाद एक्सचेंज गेन या लॉस अलग से आया, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपकी ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं है, ये आपके बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, तो इसका जो फायदा नुकसान है वो आप अलग से दिखा रहे हो नीचे। एक्सेप्शनल कॉस्ट फॉर फैक्ट्री क्लोजर, जैसे डिवीजन पी का ऊपर एक गेन ऑन इक्विपमेंट सोल्ड था, ऐसी डिवीजन ओ की जो एक फैक्ट्री बंद हुई है, तो वो यहाँ पे आ गई उसकी कॉस्ट। फैक्ट्री बंद करने की बहुत सारी कॉस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई, अगर आप अपना, आपने सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था लेकिन अब आप जल्दी ख़त्म कर रहे हो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आपको लेबर को रिडंडेंट करना पड़ेगा, तो उनको पैसे देने पड़ सकते हैं, 1 डेढ़ महीने की सैलरी देनी पड़ती है। और कोई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका था और आप अगेन ब्रेक कर रहे हो, कुछ समथिंग लाइक दैट, अनवाइंडिंग कॉस्ट, डी कमिशनिंग कॉस्ट, वहाँ उस जगह को छोड़ के जाना है तो सीधा करके बिल्कुल छोड़ के जाना है। रिमेंबर डी कमिशनिंग कॉस्ट होती थी हमारी एक, F7 में पढ़ा होगा, एसेट के अंदर ऐड होती थी, एसेट की वैल्यू में, याद है किसी को? तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। देन एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट, हेड ऑफिस से इन दोनों डिविजन्स के सर पे ये वाली कॉस्ट डाली जा रही है कि भाई इतनी आप रख लो, इतनी आप रख लो, ये 680 और 1040। तो नेट डिविजन्स का जो है ये प्रॉफिट बन रहा है। अब मुझे एक बात कोई बताए कि क्या ये प्रॉफिट कंट्रोलेबल है या इसमें अनकंट्रोलेबल चीज़ें एडेड हैं? अनकंट्रोलेबल चीज़ें बिल्कुल एडेड हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन अनकंट्रोलेबल एसेट्स इंक्लूडेड इन डिविजनल ओवरहेड्स। अब वो जो स्टेरिक लगा हुआ था ना डिवीजन की ओवरहेड कॉस्ट पे, उसमें ये डिप्रिसिएशन है जो ऐड हुई हुई है, जो अनकंट्रोलेबल है। तो ये डिवीजन उनके, ये डिप्रिसिएशन जो है उनको लाइक उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उनको इसकी बेस पे जज नहीं करना चाहिए, राइट? एनीवेज,
इसके बाद ये नॉन करंट एसेट्स कंट्रोल्ड बाय डिवीजन पी, डिवीजन ओ, नॉन करंट एसेट्स कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस, इन्वेंट्रीज ऑफ पी एंड ओ। मतलब देखो, डिवीजन पी के पास टोटल इतने एसेट्स हैं नॉन करंट, कितने, 15,400 प्लस 3,600, लेकिन उनमें से जो कंट्रोल कर रहा है डिवीजन पी वो सिर्फ 15,400 है। 3,600 हेड ऑफिस कंट्रोल कर रहा है। तो आप ओनरशिप की बेस पे नहीं जाते, आप कंट्रोल की बेस पे जाते हो, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को याद हो F7 में कंसोलिडेशन भी हम करते थे, तो हम ओनरशिप पे नहीं देखते थे, हम कंट्रोल देखते थे कि आपका जिस भी कंपनी पे कंट्रोल है आप उसकी वो आपकी सब्सिडरी है। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता था कि आप 50% नहीं ओन करते, 50% से कम ओन करते हो किसी सब्सिडरी का, लेकिन उसके ऊपर आपका कंट्रोल है क्योंकि आप दो तीन शेयर होल्डर मिलकर उसको कंट्रोल कर रहे हो, दो तीन शेयर होल्डर मिलकर उसके 50% से ऊपर चले जाते हैं, तो आप उसको सब्सिडरी मान सकते हो, ठीक है। तो ओनरशिप की बेस पे नहीं देखेंगे, कंट्रोल की बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री, रिसीवेबल, ओवरड्राफ्ट, पेबल दिया हुआ है दोनों का। और टू डेट मैनेजर्स हैव ऑलवेज बीन पेड अ बोनस बेस्ड ऑन आरओआई। आज तक मैनेजर्स को आरओआई की बेसिस पे जज किया गया है और मैनेजर्स को हमेशा से बोनस मिलता आया है, अचीव्ड बाय देयर डिवीजन, जो आरओआई उनकी डिवीजन अचीव करती रही है। कंपनी ये कंसीडर कर रही है कि आर आई बेटर मेथड होगा, क्या हमें आर आई यूज़ करना चाहिए या नहीं। इसका मतलब ये बात भी हमें कहीं ना कहीं करनी होगी इन द क्वेश्चन, इन द आंसर। ऐसी फजूल में तो नहीं लिखी होगी ये लाइन, राइट। तो अगर हम स्टार्ट करें, कौन सा क्वेश्चन है ये, लेंस को। चलो तो रिक्वायरमेंट नंबर ए, अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं नेट डिविजनल प्रॉफिट से। ठीक है, डिवीजन पी और डिवीजन ओ हम लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है उसको उसको एक्सक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई दोनों को या नहीं आई? फातिमा आपको समझ आई? हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फाइनल प्रॉफिट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे एंड देन we'll add back or deduct anything which we have to exclude from the results। ठीक है, तो नेट डिविजनल प्रॉफिट कितना हो गया दोनों का, पी का 2520 और ओ का कितना हो गया 1220। अब मुझे बताओ कि क्या क्या कंट्रोलेबल है और क्या क्या कंट्रोलेबल नहीं है। सबसे पहले एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट, नीचे से शुरू करते हैं, क्या ये हटाऊं या नहीं हटाऊं, छोड़ दूं? ये हटा देनी चाहिए। फातिमा, डू यू एग्री? यस, सो वी विल ऐड इट बैक। एलोकेटेड हेड ऑफिस कॉस्ट, हम इसको ऐड बैक कर देंगे। 680 इसके पास ऐड बैक हो गया, 1040 इसके पास ऐड बैक हो गया, ठीक है। क्योंकि ये माइनस हुई हुई थी और माइनस नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि हेड ऑफिस की कॉस्ट है। अगर कंट्रोलेबल प्रॉफिट की बात करें तो ये माइनस नहीं होनी चाहिए थी, हम उस लॉजिक से सोचेंगे। हमने इसको ऐड बैक कर दिया। इसके ऊपर वाली चीज़ पे आओ, एक्सेप्शनल कॉस्ट फॉर फैक्ट्री क्लोजर। क्या ये हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? ये हटाएंगे। तो ये सिर्फ ऐड बैक होगा यहाँ पे 1800। एक्सेप्शनल कॉस्ट फॉर फैक्ट्री क्लोजर,
उसके बाद एक्सचेंज गेन और लॉस। एक्सचेंज गेन और लॉस का क्या करना चाहिए? इसको हटाना ज़रूरी है। ये एक अनकंट्रोलेबल चीज़ है या कंट्रोलेबल चीज़ है? मेरा ख्याल है नहीं हटाना चाहिए। मतलब अनकंट्रोलेबल तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है ना। इस वजह से तो नहीं है ना कि मतलब मैनेजर के डिवीजन के मैनेजर का डिसीजन नहीं था, ये किसी और का डिसीजन था। डिसीजन तो उनका ही था ना, 60 डेज क्रेडिट पे सेल करना। तो उसकी वजह से तो एक्सचेंज गेन या लॉस आ रहा है। इस तरीके से तो हटा देगा तो हर चीज़ हटानी पड़ जाएगी। मुझे लग रहा है कि नहीं हटाना चाहिए, बट हो सकता है हटाना हो। लेट्स सी। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही आगे जा रहा हूँ, मैं इस बगैर हटाए आगे जा रहा हूँ, देखते हैं फिर। हो सकता है हटाना हो। अच्छा, इसके ऊपर डिविजनल ओवरहेड की अगर मैं बात करूँ, तो क्या डिविजनल ओवरहेड में कोई एडजस्टमेंट होगी? यस। ये जो एसेट्स हैं जो हेड ऑफिस कंट्रोल करता है इन दोनों डिविजन्स के, इन एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो ये है 320460, और वो इंक्लूड है इसके अंदर। तो इन शॉर्ट इनके अंदर ये अनकंट्रोलेबल कुछ डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है जो नहीं होनी चाहिए। फातिमा, डू यू एग्री? समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रही? तो हमें डिविजनल ओवरहेड्स के अंदर 320 और 460 क्या करना चाहिए? ऐड बैक करूं, माइनस करूं, क्या करूं? हम्म। मतलब मैं मुझे ये बताओ, बस मैं यहाँ क्या लिखूं, मुझे ये बताओ। मुझे वैल्यू दे दो कोई। हम्म। 3480 क्या होगा? यहाँ पे 3480 ऐड होगा। फातिमा, डू यू एग्री? व्हाई डू यू एग्री? जस्टिफाई। व्हाई डू यू एग्री? हाँ, सेकंड का बताओ। फातिमा, जस्टिफाई, व्हाई डू यू एग्री? आर यू प्रेजेंट? देन डोंट यू नो व्हाट आई एम आस्किंग? क्लोज योर डोर। ओके, सो डिवीजन पी की अगर बात करें, डिवीजन पी में टोटल ओवरहेड जो माइनस हुआ था दैट वाज 3800। 3800 में से 320 अनकंट्रोलेबल डिप्रिसिएशन की वजह से था, हेड ऑफिस की डिप्रिसिएशन माइनस हुई हुई थी। और रिमेनिंग इसका मतलब 3480 उनका कंट्रोलेबल एक्सपेंस था। तो कंट्रोलेबल एक्सपेंस वो है जो ठीक है, जो सही माइनस हुआ है, हमें उससे कोई मसला नहीं है, हम उसको रहने देंगे। 3800 माइनस जो टोटल हुआ हुआ उसमें से 3480 बिल्कुल ठीक माइनस हुआ हुआ है, बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है। 320 गलत माइनस हुआ है, ज़्यादा माइनस हुआ है, जो कंट्रोलेबल नहीं था, जो अनकंट्रोलेबल था। तो हम इस 320 को रिमूव करेंगे ना, हम सिर्फ अनकंट्रोलेबल फैक्टर को रिमूव करते हैं, हम कंट्रोलेबल फैक्टर को थोड़ी रिमूव करते हैं। जो खर्चा उनकी अपनी वजह से हुआ है 3480, वो तो ठीक माइनस हुआ है, वो तो होना चाहिए माइनस।
तो इस 3800 में से 3480 ठीक माइनस हुआ हुआ है, विल जस्ट रिमूव 320। ये 320 गलत माइनस हुआ हुआ है, और इसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऐड बैक कर दूंगा। सही है। ऐसी फातिमा, मुझे डिवीजन ओ के लिए बताओ जरा आप, डिवीजन ओ का टोटल कितना एक्सपेंस माइनस हुआ हुआ है ओवरहेड का? 5200, और उसमें से हेड ऑफिस की डिप्रिसिएशन कितनी है? तो मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा? फिर आप मुझे ऐसे बताओ जैसे मैंने बताया, कि टोटल एक्सपेंस कितना है, कौन सा माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसे समझाओ आप मुझे। नो नो, वेट 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 वेट, डेप्रिसिएशन अनकंट्रोलेबल नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स और ओन्ड बाय कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस, वो वालों पे डेप्रिसिएशन। इसमें ना पता है क्या, एक बात गौर से समझना आप, डेप्रिसिएशन अनकंट्रोलेबल, हमेशा आप ये मत समझ लेना कि डेप्रिसिएशन है तो अनकंट्रोलेबल होती है। देखो डेप्रिसिएशन, दो, जो जिस भी डिवीजन के पास एसेट्स हैं उनकी दो टाइप्स है ना। कुछ एसेट्स वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ एसेट्स हेड ऑफिस कंट्रोल कर रहा है। सही है। तो ये जो डेप्रिसिएशन हमें दी हुई है अलग से, ये वो वाली डेप्रिसिएशन है जो हेड ऑफिस के कंट्रोल्ड एसेट्स पे लग रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम टोटल डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहे हैं, टोटल डेप्रिसिएशन कुछ और होगी, जिसमें जो है ना इनके अपने कंट्रोल्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन भी होगी, वो ठीक है। हम सिर्फ ये जो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहे हैं, ये जो हम 460 ऐड बैक कर रहे हैं, ये क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? क्योंकि ये वो डेप्रिसिएशन है जो उन एसेट्स पे लग रही है जो हेड ऑफिस कंट्रोल कर रहा था। ठीक है। तो अगेन रिपीट, कंटिन्यू, सॉरी, हम क्या कर रहे थे, जल्दी से, शाबाश। हाँ। डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? What were the uncontrollable assets? What assets were uncontrollable by divisions? Yes, those assets which were controlled by head office. तो उन पे जो डेप्रिसिएशन लग रही है दैट इज 460। ठीक है, अब मैं क्या करूं? सही है। मीन्स इट शुड नॉट हैव बीन सब्ट्रैक्टेड, तो अल्टीमेटली हमारा जो ओवरहेड है जो फिलहाल माइनस हुआ 5200, असल में कंट्रोलेबल ओवरहेड ये है 4740। ये अमाउंट माइनस होना चाहिए था। अभी ज्यादा अमाउंट माइनस हुआ हुआ है। अभी 5200 माइनस हुआ हुआ है, और माइनस कितना होना चाहिए था, सिर्फ कंट्रोलेबल वाला 4740। तो अभी ज्यादा अमाउंट माइनस हुआ हुआ है, तो हम वो जो ज्यादा अमाउंट माइनस हुआ हुआ है उसको ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। ठीक है। ओके, देन मटेरियल और लेबर के साथ कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं? मटेरियल और लेबर के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। फातिमा, डू यू एग्री? हो सकता है उमर गलत कह रहा हो। क्यों नहीं करेंगे?
एडजस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे मटेरियल और लेबर के साथ? यस। सेकेंडली, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि मटेरियल और लेबर में कोई इनपुट होता है हेड ऑफिस का, और ये पूरा पूरा इनका रनिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक माइनस हुआ है, हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। सेल ऑफ इक्विपमेंट में क्या हुआ था, उमर याद है? से, हाँ, हेड ऑफिस ने सेल किया था, और क्या किया था उसके बाद? रिप्लेस किया था टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ। तो ये जो गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है, ये कौन सा इक्विपमेंट पे गेन है? किस इक्विपमेंट की सेल्स पे गेन है? जो इक्विपमेंट इन्होंने हेड ऑफिस ने सेल किया था। तो फातिमा, आप बताओ कि मैं इसके साथ क्या करूं? क्या एडजस्टमेंट करूं, ना करूं, छोड़ दूं, ठीक है, नहीं है, क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता कुछ भी। आई एम रिलाइंग ऑन यू। Add back what? Which 200 and 460? मैं एक्सचेंज गेन और लॉस की बात कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही थी बीच में, या आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी? तो आप, यस, अगर मेरी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी तो आप मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। Sorry, I cannot hear you. Your voice got distorted at my end. तो गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है? आई वुड से अनकंट्रोलेबल है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ने इक्विपमेंट सेल किया था, डिवीजन पी के मैनेजर ने इटसेल्फ सेल नहीं किया था। तो आई वुड एड इट बैक। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ऐड बैक होना चाहिए। आपको भी यही लगता है? तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक करना चाहिए, डिडक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐड हुआ हुआ है, इसको डिडक्ट करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ों को क्यों ऐड बैक कर रहे थे? क्योंकि वो कॉस्ट्स थी, वो माइनस गलत हुई हुई थी, तो इसलिए उनको ऐड किया। ये चीज़ ऑलरेडी रेवेन्यू है, ये ऐड हुई हुई है, ये ऐड गलत हुई है, इसको माइनस करेंगे। सही है। तो मेरे ख्याल से तो हमारा कंट्रोलेबल प्रॉफिट आ जाना चाहिए अब। सम देखते हैं। 31204520, अगर हम आंसर से वेरीफाई करें, 31204520 बिल्कुल ठीक है। सही है, अंडरस्टूड। तो एक्सचेंज गेन और लॉस नहीं होना था, बिल्कुल ठीक समझ आया था हमें कि बिल्कुल उनके अपने डिसीजन की वजह से एक्सचेंज गेन या लॉस हो रहा है, तो उसको नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया कंट्रोलेबल प्रॉफिट। अब हम आएंगे किस पे? इन्वेस्टमेंट, वो इक्विटी, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंट्रोलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले लें एक तरीके से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से कैलकुलेट होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के दो तरीके होते हैं, या तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है, ठीक है? या दूसरा तरीका क्या होता है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ये दो तरीके होते हैं। तो इनमें से अभी हम कौन सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं? जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनमें से हम कौन सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमें इक्विटी कहीं नहीं दी हुई इसके अंदर, और
नॉन करंट लायबिलिटी भी उन्होंने हमें कोई नहीं दी हुई यहाँ पे, तो हम सेकंड वाला मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। हमें इस वाले मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा फॉर कंट्रोलेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो कंट्रोलेबल प्रॉफिट हमारा आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और इस फॉर्मूला में अगेन फॉर डिवीजन पी और डिवीजन ओ, तो हम क्या करें, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में मैं कौन सा एसेट्स लूं? नॉन करंट एसेट्स कंट्रोल्ड बाय डिवीजन इटसेल्फ। एक सेकंड रुकना। सही है, नॉन करंट एसेट्स कंट्रोल्ड बाय डिवीजन आएंगे, बिल्कुल आएंगे 15,400, क्योंकि ये तो है ही यू कैन से एसेट्स, इनमें तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन क्या नॉन करंट एसेट्स कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस लूँ मैं?